हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज बात करेंगे इशू के कंपोनेंट पे। इशू के कंपोनेंट में आज जिस कंपोनेंट पे बात करेंगे उस कंपोनेंट की जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंपोनेंट की वर्किंग देखते हैं और कंपोनेंट किस तरीके से ख़राब होता है और कंपोनेंट किस तरीके से कहाँ लगा हुआ होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो गाइज़ आप इलेक्ट्रीशियन है या मैकेनिक है या आप सीख रहे हैं या आप कार ड्राइवर हैं, कोई भी अगर आपकी कार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डीटीसी आ रहा है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से आप मुझे अपना कोड शेयर कीजिए, जो भी आपकी कार के अंदर फॉल्ट कोड हो। मैं जिससे भी एज सुन एज पॉसिबल होगा मैं आपका जो है रिप्लाई करूँगा और उसका जो है सोल्यूशन बताऊँगा। क्योंकि गाइज़ मैं डीलरशिप से टाई अप हूँ, तो मैं डीलरशिप से कनेक्ट करके आपको बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सी कंपनियों की जो है वायरिंग डायग्राम्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती हैं, तो जो हर मैकेनिक नहीं कर सकता। तो ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे एनपीसी पे। तो एनपीसी की फुल फॉर्म होती है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं, एक कैपेसिटर नॉन का मतलब नहीं, तो इनके अंदर जो है पोल नहीं होता। जिस तरह से हमारी बैटरी के अंदर पोल होते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर पोल नहीं होता, तभी इसका नाम जो है एनपीसी रखा जाता है। ठीक है। और गाइज हमारे जो बोर्ड हैं या मोबाइल का सर्किट कह लो या फिर हमारा इशू कंपोनेंट के अंदर नॉन पोलराइज कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी संख्या में जो हर जगह पर जो आपको जो है कैपेसिटर देखने को मिलेगा, हर जगह पर आपको जो है इसके अंदर एनपीसी कैपेसिटर मिलेगा। अब देखते हैं कि गाइज एनपीसी कैपेसिटर किस चीज़ का, उसका किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। तो गाइज एनपीसी के अंदर दो प्लेट होती हैं और दो प्लेट के बीच में एक मेटल यूज किया जाता है। मैं आपको बाद में इसका जो है सिंबल बना कर दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, तो इसकी प्लेट के बीच में जो मेटल यूज किया जाता है वो डायरेक्टेड मटेरियल होता है। वो मटेरियल सिरामिक भी हो सकता है या पेपर भी ऑयल में डिप करके भिगो देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लस माइनस जो चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज जो है वो अलग अलग प्लेट में इसकी स्टोर होता है। क्योंकि पीएफ जो होते हैं, इनको पीएफ भी बोलते हैं, जो एनपीसी होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर का काम है करंट को ऑब्जर्व करना, यानी कि अगर ज़्यादा करंट है तो उसको होल्ड करना करंट को। ठीक है, लेकिन अब ये करंट को होल्ड क्यों करते हैं? बात यह है कि करंट को होल्ड या इनको क्यों लगाया कि भाई करंट को होल्ड करें। तो गाइस ये शुद्ध डीसी बनाने में भी काम करता है और जो है जो करंट है करंट को भी स्टोर करता है। जो इनकी प्लेट होती है, प्लेटों के अंदर ही जो है ये करंट को स्टोर करता है। एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। और गाइस जो कैपेसिटर होते हैं, इन कैपेसिटर का नाम उसी के आधार पर होता है जो इनके अंदर मटेरियल यूज किया जाता है, चाहे वो सरामिक हो चाहे पेपर हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे इसका नाम रखा जाता है। तो गाइस कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कैपेसिटर जो कैपेसिटी जो जैसे कि मतलब आपको ये समझना है कि जिस तरह से हमारी प्रिंटेड वायर है अंदर, आपको दिख रहा होगा जिस तरह से ये प्रिंटेड वायर है, तो ये प्रिंटेड वायर, मान लिया ये जो वायर है, ये वायर जो है 5 एम्पियर वोल्टेज का लोड झेल सकती है। लेकिन क्या होगी जब हम इसे 10 एम्पियर का या 15 एम्पियर का जो है करंट दे दे, तो फिर उससे क्या होगा गाइस? तो ये जो हमारी वायर है ये या तो फट जाएगी या कट जाएगी या कुछ भी, मतलब शॉर्टेज हो जाएगी इसके अंदर। तो वहाँ पर कैपेसिटर क्या काम करता है कि कैपेसिटर जो है करंट को जो है होल्ड करता है, करंट को होल्ड करता है, और जितना मतलब करंट को होल्ड करता है, तो जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो करंट को क्या होगा, ये स्टोर कर लेगा अपनी प्लेटों में। तो ठीक है गाइज, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। इसकी वर्किंग होती है यही कि पहला इसका कि जो हमारा करंट है, करंट को स्टोर करता है। दूसरा शुद्ध डीसी बनाने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक तरफ से ही हमारे एसी और डीसी दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या करता है कि अगर ये पैरेलल के साथ लाइन से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या करता है, पैरेलल के साथ अगर लाइन से जुड़ा हुआ है और क्योंकि हमारी डिवाइस चलती है डीसी वोल्टेज पे, तो क्या होता है कि मान लिया जाए कि अगर एसी और डीसी एक साइड से दोनों आ जाए, तो ये क्या करता है, जो एसी होगा वो एसी इसकी प्लेट के थ्रू ग्राउंड एरिया में चली जाएगी, और जो शुद्ध डीसी है इसकी जो है लाइन में चली जाएगी, इस लाइन से भी हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है गाइज़, तो जिस तरह से क्या होगा कि हमारा जो कंपोनेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि डीसी करंट पे जो काम करता है, डीसी वोल्टेज पे, तो डीसी ही उसको जो है चाहिए होती है। अगर डीसी की जगह एसी या मिक्सचर करंट भेजते हैं तो फिर वहाँ पर कंपोनेंट कभी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और यही होता है कि जब ये हमारा एनपीसी ख़राब होता है तो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्किंग करना बंद कर देते हैं, और कई बार तो होता है कि इशू बिल्कुल काम नहीं करता एनपीसी के ख़राब होने से।
तो एनपीसी की चेकिंग की भी बात करेंगे। तो अगर हमें मान लिया हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में ये किस तरह से लगा हुआ मिलेगा। गाइस अगर हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा हुआ होगा, और अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए पैरेलल में लगा हुआ होगा। तो गाइस सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, सीरीज पे और पैरेलल पे। और गाइस किस तरह से सीरीज में और पैरेलल में कंपोनेंट चेक करते हैं तो उसकी भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब भी कभी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस और ये 3 तरीके के जो है करंट्स को करता है। अगर हमें सिग्नल चाहिए तो सिग्नल के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए तो उसके लिए सीरीज में लगा हुआ होगा। वैसे ही वोल्टेज में, अगर हमें वोल्टेज में फ़िल्ट्रेशन कराना है तो भी ये पैरेलल में लगा हुआ होगा। अगर करंट का फ़िल्टर कराना है तो भी ये पैरेलल में लगा हुआ होगा। और अगर लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तब भी ये जो है पैरेलल में लगा हुआ होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और हमारी एक साइड से हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी जब दोनों आती है, तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी चली जाती है ग्राउंड में और लो फ्रीक्वेंसी चली जाती है हमारी लाइन के अंदर। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जहाँ भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट सिस्टम है, तो जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए वहाँ पर ये सीरीज में लगा हुआ होगा, जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी चाहिए वहाँ पर ये पैरेलल में लगा हुआ होगा। तो ठीक है गाइस, देखते हैं कि इसकी चेकिंग देखते हैं कि किस तरह से इसकी चेकिंग करते हैं। ठीक है गाइस, बोर्ड के अंदर गाइस हम चेक करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा कैपेसिटर ख़राब भी निकलता है बोर्ड के अंदर, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो है उस कैपेसिटर को फिर बाहर निकालिए और बाहर निकाल के उसकी चेकिंग कीजिए, जो तरीका मैं आपको चेक करने का बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कैपेसिटर अगर हमें लगता है कि हमारे बोर्ड के अंदर ख़राब है, लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटर ख़राब तो है, वहाँ पर पता लगा मल्टीमीटर के थ्रू, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस लाइन के अंदर कहीं और पर भी शॉर्टेज हो सकती है। वो लाइन की कोई और कंपोनेंट शॉर्ट होने के कारण भी ये शॉर्टेज दिखा सकता है। तो ठीक है गाइस, चलिए इसकी चेकिंग देखते हैं। गाइस जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ओम रेंज है, डायोड रेंज है, कंटिन्यूटी रेंज है, और ये कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है। और कैपेसिटर जो है 3 कैपेसिटर फॉरेड में चेक होता है, नैनो फॉरेड, माइक्रो फॉरेड। लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटर को हम इन 4 ऑप्शन पे जो है चेक कर सकते हैं। तो अपने जो मल्टीमीटर को आपने जो है यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे। अब कंटिन्यूटी में किस तरह से चेक करते हैं गाइस, अगर हमारे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों साइड बीप बोलता है तो हमारा कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। ठीक है, क्योंकि गाइस जो इसके अंदर जब भी शॉर्ट होता है तो शॉर्ट होने पे जो है इसके दोनों साइड की प्लेट में जो है बीप बोलता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसके दोनों तरफ बीप तो नहीं बोल रहा। गाइस इसके अंदर जो है कोई बीप साउंड नहीं है, इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। अब देखते हैं कि कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है या सीरीज के अंदर लगा हुआ है। तो जो हमारी पैरेलल की चेकिंग होती है, पैरेलल की चेकिंग इस तरह से होती है। तो हम जो है एक प्रोब अपनी तो क्या करना है कि एक प्रोब अपनी जो है ग्राउंड पे रखनी है। ठीक है, और दूसरी प्रोब जो है इसके दोनों सिरे पर लगानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बीप साउंड है, तो ठीक है दूसरे सिरे पर लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो है हमारा पैरेलल के साथ जुड़ा हुआ है, पैरेलल में और एक लाइन के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कोई दूसरा चेक करते हैं, ये भी हमारा पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में ज़्यादातर मिलते ही पैरेलल में है, क्योंकि सिग्नल फ्रिक्वेंसी बहुत कम चाहिए होती है, तो ज़्यादातर पैरेलल में, क्योंकि करंट का जो फिल्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम डीसी वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए दूसरी रेंज देखते हैं फिर। नैनो फॉरेड गाइस, जो ये NF होता है, NF इसकी जो है स्पेसिफिक रेंज है, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये फॉरेड रेंज पे चेक होते हैं। इनमें नैनो फॉरेड, माइक्रो फॉरेड, तो इस तरह से होती हैं। तो ठीक है गाइस, उसमें भी क्या करना होता है, उसमें अपने जो है दोनों सिरों को आप लगाइए। गाइस आप ये देख सकते हैं, ये 1.909 नैनो फॉरेड का जो है हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब इसको हम डायोड रेंज पे चेक करते हैं। इसको डायोड रेंज पे चेंज करने का तरीका ये है कि गाइस इसकी जो प्रोब है, पहले प्रोब को इस तरफ से लगाना है, फिर प्रोब को इस तरफ से लगाना है।
आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ रीडिंग है 0.623। दूसरी तरफ से चेक करते हैं। ठीक है गाइस, तो एक तरफ से इसके अंदर जो है कुछ रीडिंग है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो है गाइस कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब जो है ये ठीक है। यदि इसमें दोनों तरफ रीडिंग होता तो फिर ये हमारा जो है एनपीसी ख़राब होता। गाइस एनपीसी को यही तरीका बाहर निकाल के चेक करने का है। अभी होता क्या है गाइस, कई बार एनपीसी जो है कई बार हम इसे चेक करने के दौरान क्या होता है कि इसके अंदर जो 100 की वैल्यू का डिफरेंस आता है। लेकिन जब भी ये ध्यान रखना है कि जब भी 100 की वैल्यू का डिफरेंस आए या बोथ साइड सेम वैल्यू आए, तो आपको ये समझना है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो लीक हो रहा है। और जब भी कैपेसिटर लीक होना शुरू करता है, क्योंकि इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम बनती है, शॉर्टेज की, लीकेज की, और जब भी बोर्ड के अंदर लगा होने पे इसमें 100 की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आए तभी भी ये लीक की कंडीशन होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर बोर्ड के अंदर दोनों सिरों पर, क्योंकि इसको चेक करते हैं कि एक प्रोब इधर से, पहले प्रोब को इस तरफ से लगाना, फिर प्रोब को इस तरफ से लगाना। ठीक है गाइज, तो इसकी चेकिंग जो है इस तरह से होती है, प्रोब को अलट पलट के लगाना होता है। कई बार इसके अंदर एक और भी वो होता है कि ये जो है बीप जहाँ पर हमारा ये होता है कंटिन्यूटी पॉइंट पे कुछ सेकंड के लिए इसमें बीप आता है। जैसे आप टच करोगे तो बीप आएगा और फिर जो है बीप चला जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो है बीप ही आता है, तो उस कंडीशन में ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर बीप कंटिन्यूसली बीप आ रही है तो फिर हमारा कैपेसिटर जो है वो 100% ख़राब है। आपने जो है कैपेसिटर को चेंज करना है। गाइस यही होता है कि कैपेसिटर के ख़राब होने से बहुत सारी इशू की वर्किंग रुक जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस एनपीसी के ख़राब होने से, क्योंकि एनपीसी हर वायर के साथ जो है एनपीसी को जो है लगाया गया है। अगर कोई भी एनपीसी ख़राब होगा तो वहीं पर कोड बन जाएगा, और फिर जो है फिर कुछ भी आप चेंज करते रहिए, चेक करते रहिए, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक आप एनपीसी को चेंज नहीं करोगे। गाइज़ मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपनी कार के अंदर कोई भी काम करते हैं, काम करने के दौरान अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होती है इश्यू संबंधी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ कि आपको सिर्फ उसकी जानकारी दे सकता हूँ, आप इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा कोई ये पर्पज़ नहीं कि मैं इश्यू का ही जो है मेन काम है मेरा मेन काम, मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। ठीक है गाइज़, तो मेरा भी ट्रबल शूटिंग का ही काम है। मैं कारों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोड प्रॉब्लम्स होती है, जो जितनी भी ट्रबल वर्किंग होती है, मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ कारों पे। लेकिन कई बार क्योंकि ट्रबल शूटिंग करते करते मेरे साथ कई बार ये प्रॉब्लम हुई है इशू के साथ, शॉर्टेज होना। क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई काम करते हैं और नॉलेज नहीं होती नई कारों में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी वायरिंग कहाँ पर जा रही है। ठीक है गाइज़, तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करने के बाद में फिर मैंने आखिरकार ये सोचा कि ठीक है मैं कुछ हेल्प करता हूँ जितनी भी मुझसे हो सकती है। फिर मैंने जितनी भी इशू की वर्किंग सीखा, इसके बारे में नॉलेज ली। ठीक है, तो वही नॉलेज मैं जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे करे तो गाइज़ आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, आपको भी अगर इससे ज़्यादा अगर आपको ही पता है तो कमेंट में प्लीज़ वो भी लिखिए। क्योंकि होता क्या है गाइज़, कुछ मैं सिखा रहा हूँ, कुछ आपको पता है, आप उसके अंदर लिखेंगे तो उस चीज़ से क्या होता है गाइज़, उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है जो व्यूवर्स होते हैं। क्योंकि व्यूवर्स को भी देखने के लिए मिलता है कि 2 चीज़ अगर मैंने बताई, 1 चीज़ आपने बताई, तो बहुत अच्छा होता है गाइज़ उनके लिए भी। क्योंकि अपनी नॉलेज को शेयर करने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है और भी ज़्यादा। तो ठीक है गाइज़, ये 3 कंडीशन से ख़राब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लीकेज की कंडीशन आती है। लीकेज कंडीशन कब आती है, जब बोथ साइड सेम रीडिंग हो। दूसरी कंडीशन में ये 100 के बीच में, अगर बोर्ड के अंदर लगा होने पे 100 के बीच में इसके रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है, तब भी ये लीक होना शुरू हो गया है, तो भी इसको चेंज करें, सिस्टम गड़बड़ करेगा। और तीसरा शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज होने पे इसके बोथ साइड जो है बीप आती है। ठीक है, तो गाइज़ मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको बता दूं कि इसको लगाना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों ये करंट को जो है एक तरह से फिल्ट्रेशन भी करता है। तो ठीक है गाइज़, देखते हैं। तो गाइज़ जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये इसकी 2 प्लेट होती हैं। 2 प्लेट के बीच में जो है एक डायरेक्टेड मटेरियल यूज किया जाता है। वो मटेरियल सिरामिक भी हो सकता है या पेपर भी हो सकता है। वो मटेरियल क्या करता है कि इन 2 प्लेट को जो है अलग अलग करता है। और इन प्लेटों के अंदर क्या होता है, एक प्लेट के अंदर प्लस चार्ज होगा, एक प्लेट के अंदर जो है माइनस चार्ज होगा। ठीक है गाइस, तो ये क्या होता है कि जब मान लिया जाए कि ये पैरेलल में इस तरह से लगा हुआ होता है। मान लिया ये पैरेलल सिरा है इसका, यानी कि ये सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और ये सिरा लाइन से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि मान लिया जाए कि अगर इधर से जो है
AC और DC दोनों आ जाए तो फिर क्या होगा। तो जब भी AC और DC दोनों आएंगे तो ये क्या करता है कि इसकी जो बीच में जो प्लेट होती है वो प्लेट क्या काम करती है, वो इनको जो है जो करंट होता है करंट को अलग अलग करती है। तो अब क्या होगा, जो AC होगी वो AC हमारी ग्राउंड एरिया में चली जाएगी, और जो शुद्ध DC होगी, शुद्ध DC वो सीधा हमारी लाइन में चली जाएगी, और हमारा जो इशू है वो प्रॉपर वर्क करेगा। क्योंकि हमारा सबको पता है 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो है DC वोल्टेज पे हमारा सिस्टम काम करता है। आई होप गाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली होंगी गाइज़। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम भी हो गाइज़ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ गलत मैं अगर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये तो सीखना सिखाना है, कुछ आप बताएंगे कुछ मैं बताऊंगा, तो बस इस तरह से सीखते जाएंगे गाइज़। बनाने का ये मकसद है, क्योंकि आगे चल के जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो आ ही गई हैं, तो गाइज़ कुछ अपडेट तो होना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइज़ मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि जब हम पहले ही मॉडल में स्टक होंगे तो फिर आगे जो EV व्हीकल्स हैं उनको कैसे जो हैंडल कर पाएंगे। तो ओके गाइज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज़। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग इशू का काम करते हैं या जो लोग अभी काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं गाइज़, उन सब के साथ आप जो है शेयर कीजिए। और गाइज़ जैसे मैंने बताया, आप इलेक्ट्रिशियन हो या मैकेनिक हो या आप कार कस्टमर हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कीजिए। कोई भी फॉल्ट कोड हो किसी भी तरीके का, मैं आपको जो उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।